This conference will now be recorded. एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट में अगर हम बात करें एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो एक्सपेंसेस का लेजर बनाने के लिए अगर हम सिंगल लेजर बनाएं तो आपको याद होगा कि हम ब्रॉड ऑन प्रीपेड का, एक्सपेंसेस में प्रीपेड का ब्रॉड ऑन हमारा एसेट होता है। फिर इसका जो कैरिड ऑन है वो बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे हम लिखते हैं। फिर उसके बाद अगर हमारे पास ब्रॉड ऑन पड़ा हो एक्रूड का, तो वो हमारी लायबिलिटी होती है, हम उसको क्रेडिट साइड पे लिख देते हैं और अपोजिट साइड पे कैरी डाउन लिख देते हैं। एक्सपेंसेस का जब जिक्र होगा तो जाहिर सी बात है हम कैश पे कर रहे होंगे, और आप जिस साल का लेजर बना रहे होते हो उस साल जितना भी कैश पे कर दो वो सारे का सारा लिखते हैं, उस साल में कैश हमारा क्रेडिट हो जाता है। अब इस कैश जो हम पे कर चुके हैं, हो सकता है वो उसी साल में जितना एक्सपेंस हो उतना कैश पे कर दो, हो सकता है ज्यादा कैश पे करो, और ये भी हो सकता है कि जितना हमारा एक्सपेंस बनता है कैश उससे कम पे हो। यानी 3 सिचुएशन हो सकती है, जितना एक्सपेंस उतना कैश पे हुआ है, ज्यादा पे कर दिया है उस कैश में तो वो प्रीपेड में चला जाएगा, और अगर जितना एक्सपेंस बनता है उससे कम पे किया है तो फिर अक्रूड में आ जाएगा। ये चीज हमने खुद जज करनी होती है। तो यहाँ पर बैलेंस करके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस चार्ज करेंगे वो होता क्या है भला, वो होता है उस साल का एक्चुअल एक्सपेंस, उस साल का एक्चुअल के, ये प्योर उस साल का एक्सपेंस है, और जो हमने जाकर अपनी इनकम में से जाकर माइनस करना है ताकि हमारा नेट प्रॉफिट आ जाए। फिर हमने इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन इतना ज्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन इनकम से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन आ सकता है और ये आप लोगों के टेस्टों में डिस्कस भी होगा कि अगर इनकम एडवांस में है तो उसका ब्रॉड ऑन हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि एडवांस में हमने पैसे ले लिए हैं, काम करने की लायबिलिटी हमारी है। और अगर कोई इनकम हमने रिसीव करनी है, अभी काम कर लिया है, तो वो हमारा एसेट होगा, फिर रिसीवेबल होता है। इनकम के केस में कैश हमेशा हम रिसीव करेंगे, तो कैश हमारा डेबिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर क्रेडिट हो रहा होगा। ये चीजें हम खुद ब खुद जज करेंगे। अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे आए। ये ऑटम 2020 में 8 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया हो, 8 या 6 नंबर का ये क्वेश्चन ज्यादातर आता है। बारी के हिसाब से कभी वो बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का क्वेश्चन दे देता है, और कभी वो एक्रूवल एंड प्री पेमेंट का दे देता है। ठीक है, तनवीर का मैसेज आया कि सर इस टाइम तो IAS 16 हम पढ़ते होते हैं। तनवीर भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला रहता था, मैंने कहा वो खत्म कर लें ताकि फिजिकल क्लासेस में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर सकें। और कल क्योंकि शायद ऑफ हो, जिन बच्चों ने आउटसाइडर्स हैं उन्होंने आना है, तो इसलिए फिर मंडे से इंशाल्लाह फिजिकल क्लासेस होंगी। तो मैंने कहा आगे चलो ये जो आई कैप का पास्ट पेपर का क्वेश्चन था ये डिस्कस हो जाए।
चलें जनाब, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है जनाब, रेंट एक्सपेंस की बात हो रही है और कितने सालों की, 30 जून 2018, 19 और 20। हैरत कदा एंटरप्राइज एक्वायर्ड अ शोरूम ऑन 1 नवंबर 2017। अब ये बातें ना बड़े ध्यान से हम सीखेंगे और दिखाएंगे कि हमारे अंदर कॉमन सेंस है। और एनुअल रेंट कितना है, सालाना रेंट 2.4 मिलियन। द रेंट इज पेएबल क्वार्टरली इन एडवांस, मतलब हर 3 महीनों का हम एडवांस में पे कर देते हैं। अब जरा गौर फरमाए, हमने 1 नवंबर को एक शोरूम लिया, 3 महीने का पे करेंगे एडवांस में, तो 1 नवंबर को एक किस्त पे करेंगे तो वो कब 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 की होगी, 1 नवंबर से मुराद नवंबर की, दिसंबर की और जनवरी की। ठीक है, फिर 1 फेब को पे कर देंगे, फिर वो हो जाएगी फरवरी, मार्च, अप्रैल की, फिर 1 मई को पे कर देंगे। मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा। द रेंट इंक्रीज्ड बाय 10% ईच ईयर, हर साल 10% रेंट बढ़ा भी देना है। हैरत कदा एंटरप्राइज पेड द रेंट ऑन ड्यू डेट विद द एक्सेप्शंस ऑफ द फॉलोइंग इंस्टांसेस। कहते हैं वैसे हैरत कदा सही अपने टाइम पे पैसे दे देता है, लेकिन ये 2 सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें ये काम उसने नहीं किया। पहली सिचुएशन कहते हैं 6 मंथ रेंट वाज पेड ऑन 1 मई 2019 on the request of the owner of the showroom। ओके की बात, अबू बकर कह रहा है कि मुझे कोई मीटिंग से किक आउट कर रहा है। अबू बकर भाई, कोई भी बंदा मीटिंग से किक आउट नहीं कर रहा, आपका शायद कनेक्शन का प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तो कोई ऑर्गेनाइज ही नहीं कर रहा है इस टाइम, तो कोई आपका इंटरनेट के कनेक्शन का इशू हो सकता है। अब जरा ये सवाल आपने सीखा, हमने सीखना है कि 1 मई 2019, वैसे वो 3-3 महीनों का किराया पे करता है, लेकिन उसने रिक्वेस्ट की कि भाई 6 महीनों का इकट्ठा किराया दे दो, तो हमने दे दिया। दूसरी सिचुएशन, रेंट ड्यू फ्रॉम 1 फेब 2020 टिल ईयर एंड वाज नॉट पेड। कहते हैं जो 1 फेब 2020 को हमने पे करना था किस्त, एक तो वो नहीं पे की, और हमारा ईयर एंड है 30 जून हर साल का। लिखा हुआ है रेंट ड्यू फ्रॉम 1 फेब 2020, मतलब 1 फेब 2020 से ऑनवर्ड हमने पेमेंट की ही नहीं, तो ये अक्रूड हो गया काम। क्लियर होगी बात? चले जी, अब पहले मुझे बताएं कि किसने ये क्वेश्चन किया है। जी जरा सामने आए, और क्वेश्चन की समझ लग गई है? यानी जिसने ये क्वेश्चन किया है उसका क्वेश्चन ठीक हो गया, इसका मतलब है आप लोगों की कॉमन सेंस इंप्रूव हुई है थोड़ी सी। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको ये क्वेश्चन समझ नहीं लगा? काइंडली बताइएगा, ताकि फिर उस हिसाब से ये काम करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन समझ नहीं लगी बिल्कुल ही? तनवीर भाई का मैसेज आया कि आपने लेक्चर कल का नहीं भेजा। तनवीर भाई, कल मुझे थोड़ी मसरूफियत थी, लेकिन मैंने लेक्चर भेज दिया था, थोड़ा लेट भेजा था, लेकिन वो आपको पता है वहां पर ना एक यानी प्ले लिस्ट होती है, और हर प्ले लिस्ट का एक नाम होता है, वो आपके चैप्टर का, वहां से आपको मिल जाएगा। चलें जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन ढेर सारे लोगों ने किया है और उन्हें सही तरह समझ भी लग गई है।
लेकिन कुछ लोगों को इशू आ रहा है, उसको हम देखते हैं। और इसमें मैं आपको एक्सट्रैक्ट भी सिखाऊंगा कि अगर एक्सट्रैक्ट का मतलब है वो हमसे ये पूछ सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी अमाउंट जा रही है, वो हमसे ये पूछ सकता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सी अमाउंट जाएगी हर साल। तो इसलिए हमें ये बताना जरूरी है। बिस्मिल्लाह करते हैं, रेंट का अकाउंट बनाते हैं ताकि, और वैसे भी यहाँ पर 3 सालों का बनाना है। ये याद रखना है कि हमारा ईयर एंड और ईयर का स्टार्ट क्या है। रेंट एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड का फिलहाल तो जिक्र हो रहा है। तो 1/7/2017 साल का स्टार्ट है, ब्रॉड ऑन कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने 1 नवंबर 2017 को वो शोरूम रेंट पे ले रहे हैं। तो हमने पहली किस्त 1 नवंबर 2017 को पे की। सिवाय इन 2 सिचुएशन के हर साल 3-3 महीनों का रेंट हम एडवांस में पे कर देते हैं। तो 1 नवंबर 2017 को कैश के नाम से आ जाएगा, एनुअल रेंट है 2.4 मिलियन। तो इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे, 0.6 मिलियन आ जाएगा। अगर हम मिलियन फॉर्म में ही करेंगे तो 0.6 मिलियन आ जाएगा। ऊपर हम लिख देते हैं रुपीस इन मिलियन। जिसने 6 लाख लिखा है वो भी ठीक है। उसके बाद अब देखें, ये पहली किस्त हमारी पे हो गई। साल हमारा एंड होना है 30 जून 2018 को। तकवा ने कहा कि सर इसको 4 पे क्यों डिवाइड किया? तकवा बेटा, उसने कहा है क्वार्टरली पेमेंट करनी है। ये सालाना रेंट है तो क्वार्टरली के लिए एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का एक क्वार्टर। तो हमने इसलिए 4 पे डिवाइड किया कि उस हर 3 महीने का एडवांस जो वो रेंट पे कर रहा है वो है कितना। अगली डेट बनेगी 1 फेब 2018, उसको भी वो कैश पे कर रहा है 0.6। 30 जून हमारा पहला साल का एंड है। फिर उससे अगली किस्त वो कब पे कर रहा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई के अंदर 1 मई 2018 कैश 0.6 मिलियन। अब थोड़ा ब्रेक लगाएंगे। 2018 का साल का एंड आ गया 30 जून। तो हमने ये देखना है, 2 बातें देखनी है बस। क्या कोई रेंट स्टिल पेएबल है या कोई रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया है? ये 2 बातें देखनी है इसके अंदर। क्या 2 बातें देखनी है? जो हम पेमेंट कर चुके हैं 2018 की, क्या इनमें कोई अगले साल की पेमेंट कर दी है? तो वो प्रीपेड में आ जाएगा। और एक बात और भी देखेंगे कि क्या कोई ऐसा रेंट तो नहीं है कि वो महीना तो उसका हो गया है 30 जून तक, वो टाइम गुजर चुका है, लेकिन हमने पे ना किया हो। तो इसके अंदर आप लोगों ने जो 1 मई 2018 को 3 महीनों की पेमेंट की है, वो मई की है, जून की है और जुलाई की है। क्योंकि उसने कहा है कि आप हर क्वार्टर के एडवांस में पेमेंट कर देते हो। तो जब आपने 1 मई 2018 को पेमेंट की होगी, इसके अंदर 3 महीनों में से 1 महीने की एडवांस पेमेंट आ गई, तो हम लिख देंगे 30 जून 2018 हमारा कैरी डाउन आ जाएगा 0.2 मिलियन। 0.2 मिलियन इस 6 महीने को, सॉरी, इस 6 मिलियन को हम 3 पे डिवाइड कर देंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3 महीनों का टोटल है,
जिसमें 1 महीने का एडवांस है। यहां तक ओके है सबको? चलें जी, क्लोज कर दो पहला साल, 2018 का साल क्लोज कर दो। ये टोटल पेमेंट आ गई तकरीबन हमारे पास 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट चार्ज हो रही है 1.6 मिलियन, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आई। डन। चलें जनाब, फिर अगले साल पे चलते हैं। अगले साल हमारे पास आ गया 1/7/2018, ड्रॉडाउन आ गया हमारा 0.2 मिलियन। अब फिर वही काम, अपनी क्वेश्चन को देखें कि 1 मई 2019 को जो हमने 3 महीनों की पेमेंट करनी थी, हमने 6 महीनों की पेमेंट की है, बाकी वही नॉर्मल केस है। आ जाए जरा क्वार्टर गिनना शुरू कर दें। हमारा अगला क्वार्टर है, हम पहले जो पेमेंट कर चुके हैं, अगर आपको याद हो 1 मई को की थी, मई, जून और जुलाई तक। फिर आ गया 1 अगस्त 2018, हमारा कैश पे हुआ। हाँ, हर साल हमने बढ़ानी है, 10% का इंक्रीज करना है, लेकिन हर साल से मुराद 1 नवंबर से। हर साल से क्या मुराद है? 1 नवंबर हमारा साल का है, जब हमने जिस टाइम रेंट पे लिया था वो रेंट पे लेने वाला साल होगा। तो अभी हमारा अगला जो रेंट इंक्रीज होगा 10% से, वो 1 नवंबर से होगा। अभी हमने ये एक क्वार्टर की जो पेमेंट करनी है, ये वही पुरानी करनी है, 0.6 मिलियन। ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर आएगा 1 नवंबर 2018 को। अब हमने 10% इंक्रीज करना है। 10% इंक्रीज चाहे क्वार्टरली पेमेंट कर लो या पूरे साल की पेमेंट कर लो। एक बंदा कह रहा है कि मुझे समझ नहीं लगी, मेरे भाई कभी चीज किराए पे लो ना, तो वो वैसे नॉर्मली यही है कि हर साल वो 10% बढ़ा देते हैं। हमने 1 नवंबर को घर किराए पे लिया हुआ है, शोरूम किराए पे लिया हुआ है। जब साल खत्म होगा तो वो 10% किराया बढ़ा देगा। पहले किराया है 2.4, उसका 10% बढ़ाओगे तो वो हो जाएगा 2.64। 2.64 के 4 हिस्से करोगे, क्वार्टरली बनाओगे या हर क्वार्टर की पेमेंट ही बढ़ा दोगे, तो वो बनेगी 0.66। फिर भी देख लें, पहले किराया है 2.4 हर साल का, इसको 10% बढ़ा दोगे, वो बन जाएगा 10% बढ़ाओगे तो वो टोटल बनेगा 2.64 पूरे साल का। एक क्वार्टर का बन जाएगा 0.66, या डायरेक्ट क्वार्टरली बढ़ा दो। अब ये पेमेंट हमने की है, अगली पेमेंट बनी, ये होगी नवंबर की, दिसंबर की और जनवरी की। अगली की 1 फेब को, 1 फेब 2018 को कैश। सॉरी, 1 फेब 2019 0.66। अगली पेमेंट बनी, ये होगी फेब की, नवंबर, मार्च की और अप्रैल की। अगली 1 मई को पेमेंट करनी थी 0.6, लेकिन ऑनर ने रिक्वेस्ट की कि 6 महीनों की पेमेंट कर दो, तो हमने 2 क्वार्टर की पेमेंट कर दी।
मतलब 1.32 हमने 2 क्वार्टर की पेमेंट कर दी। अब वही बात आ गई जो पुरानी चल रही थी कि क्या इन पेमेंट्स में हमने एडवांस पेमेंट किया है या इन पेमेंट्स में स्टिल कोई पेमेंट नहीं की। 2019 के साल में हमारा 2019 का साल कंप्लीट हो गया, तो इसके अंदर क्लियर लग रहा है कि ये जो 6 महीनों की पेमेंट है, इसके अंदर मई और जून का महीना 2019 का है, इसके अंदर 4 महीनों की पेमेंट एडवांस है, क्योंकि अब आप लोगों ने 1 मई को जो पेमेंट की है वो 6 मंथ की है, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। तो इसके अंदर 4 महीनों की पेमेंट एडवांस है। 1.32 मिलियन 6 महीनों की पेमेंट है और इसमें 0.88 एडवांस है। कैसे पता चला? 1.32 को 6 पे डिवाइड किया और 4 से मल्टीप्लाई किया तो एडवांस आएगा। तो वो यहां पर हम लिख देते हैं 30 जून 2019 हमारा कैरी डाउन आ जाएगा 0.88। खत्म होगी बात 2019 की। इसका टोटल करें जरा, 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.66 प्लस 1.32 3.44 टोटल आ गया। 3.44 माइनस 0.88 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जनाब, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है वो है 2.56। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है 2.56 और ये हमारा एक्सपेंस है एक तरह। असद भाई कह रहे हैं कि असद भाई आपने शायद क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं किया, वरना ये सवाल पूछते ही ना। ये देखिए उसने कहा वैसे हम क्वार्टरली पेमेंट करते हैं, लेकिन ये 2 कंडीशन हैं कि 1 मई को हमने 6 मंथ की पेमेंट की है, 1 मई 2019 को, तो हमने ये भी 6 मंथ की पेमेंट कर दी। डन। अब आ जाओ 2020 की वैल्यू पे। ये उसने थोड़ा काम चेंज किया है। 1719 को मेरे पास जो ब्रॉडाउन पड़ा है 2000 है, वो है 0.88। है ये बहुत आसान टॉपिक, मैंने पहले ही कह चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा सोचना जरूर पड़ता है इसके ऊपर। 2 तरह के टॉपिक होते हैं, एक होता है बड़ा मुश्किल टॉपिक। मुश्किल टॉपिक हमेशा स्टार्ट में आसान होता है, मुश्किल टॉपिक हमेशा स्टार्ट में आसान होता है, लेकिन जब एंड होती है तो बंदे की भी वो एंड कर देता है। और कुछ टॉपिक होते हैं जो बेसिक और आसान टॉपिक होते हैं, शुरू में ना वो बड़ी अजीब अजीब से लगते हैं, जैसे बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स था, या ये एक्रूवल एंड प्री पेमेंट था। लेकिन जब थोड़ा सा देख लें, क्योंकि इसमें चीजें थोड़ी सी होती हैं, फिर ये बंदे को आसान लगता है, ये इसका एंड बड़ा आसान होता है। अब वो कहता है कि जनाब वैसे हम नॉर्मली पेमेंट करते जाते हैं, करते गए, यानी पहली पेमेंट हमारी ड्यू कब हुई? 1 अगस्त को 2019। हमने कैश पे किया 0.66, तो ये किस्त बनती थी ना हमारी। फिर अगली किस्त आई हमारी 17। हाँ जी सर, ये 8वें महीने पे तो नहीं करेंगे ना? हमने 6 माह पहले पे कर दिए। हम हमने 6 माह पेमेंट माल गुड हो गया, क्योंकि हमने इसकी पेमेंट तो पहले कर दी है, 6 महीनों की पेमेंट हम कर चुके हैं। अब हमने अगली पेमेंट करनी है
जब 6 महीने एक्सपायर होंगे। अगली हमने पेमेंट करनी है जब 6 महीने एक्सपायर होंगे। तो अगली पेमेंट हमारी होगी 1 नवंबर को, 1 नवंबर 2019, और वो होगी भी 10% इंक्रीज के साथ। वो होगी भी 10% इंक्रीज के साथ। ओके होगी बात? तो करो जरा इंक्रीज, 10% इंक्रीज करो जरा, कितना बनता है? वैसे नॉर्मली हमारा था 0.66, नॉर्मली क्या था? 0.66, क्योंकि 2020 तक जाना है ना हमने। 0.66 को 10% बढ़ाने के बाद वो आ जाता है 0.726। नेक्स्ट कैश हमने पे किया 0.726। ये कब पे किया? 1 नवंबर को। 1 नवंबर को। आगे वो कहता है रेंट ड्यू फ्रॉम 1 फेब, क्योंकि जो अगली किस्त हमारी आनी है वो आनी थी 1 फेब को। नवंबर, दिसंबर और जनवरी की पेमेंट हो गई 1 फेब। कहता है वाज नॉट पेड ड्यू टू द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। कहता है फ्रॉम 1 फेब 2020 से लेकर आगे ऑनवर्ड अभी तक हमने नहीं पे किए पैसे, अभी तक पैसे पे नहीं किए। इसका मतलब है 1 फेब तक, मतलब 30 जनवरी तक तो हो गया पे, 31 जनवरी तक। 1 फेब को पेमेंट करनी थी, ना हमने फेब की पेमेंट की, ना हमने मार्च की, ना अप्रैल की, ना मई की, और ना ही जून की। हमने अभी तक ये पैसे पे ही नहीं किए, आगे कोई किस्त नहीं पे हुई। आने वाले दिनों में 30 जून तक कोई भी किस्त पे नहीं हुई। इसका मतलब है 5 महीनों के पैसे हमने पे करने हैं। अभी 5 महीनों के हमने स्टिल पैसे पे करने हैं। तो बताएं जनाब कितनी पेमेंट एक्रूड है? कितनी पेमेंट एक्रूड है? जरा गौर फरमाएं। वैसे 5 महीनों की डायरेक्ट अगर निकालनी है तो भी निकाल सकते हो, या क्वार्टरली वाइज करना चाहते हो कि 0.726 ये भी पेमेंट रहती है, और 0.726 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी ये पूरे 3 महीनों की पेमेंट रहती है, और दूसरे क्वार्टर के 5 महीनों की पेमेंट रहती है। 0.726 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 0.484। तो टोटल पेमेंट जो हमारी पे करने वाली 5 महीनों की रहती है वो 1.21 मिलियन है। तो ये एक्रूड है। तो एक्रूड हम किस साइड पर लिखते हैं? 30 जून 2020 कैरिड ऑन हमारा आ गया 1.21 मिलियन। खत्म हो गया सवाल, क्लोज कर देंगे। हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आ जाएगी। जी मेरे भाई 0.88 प्लस 0.726 प्लस 1.21 2.816 2.816 और यही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा है 2.816। हाँ जी, एक शख्स ने कहा है कि कैरी ऑन काइंडली रिपीट कर दें। देखो ना क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ कि आपने जो आपकी किस्त बनती थी ना 1 फेब 2020 से ऑनवर्ड आपने कोई पेमेंट नहीं की। 1 फेब 2020 को उसके आगे जितने भी पेमेंट बनती थी आपने नहीं पे की, कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई। अब हम ये देखेंगे कि हमारा साल एंड होता है 30 जून 2020 को। हमने सिर्फ ये देखना है कि इस
5 महीनों का किराया कितना बनता था जो हमने अभी तक पे नहीं किया। 5 महीनों में एक तो क्वार्टर का पूरा आ गया ना 0.726, ये भी नहीं पे हुआ। फिर अगले क्वार्टर का भी पे नहीं हुआ। अगले क्वार्टर में 2 महीने हमारे साल के अंदर आते हैं। वैसे तो 3 महीनों की पेमेंट होती है, लेकिन हमारे साल के अंदर 2 महीने आते हैं, तो हमने सिर्फ उसको अक्रूड कहना है। क्लियर होगी बात? तो जनाब इस तरह से ये आपका 3 सालों का लेजर कंप्लीट हो गया। ये आप चेक कर ले, रेंट के एक्सपेंस का 3 सालों का लेजर हमारा। यार सिर्फ एक ही चीज देखनी है, आप लोगों ने ये प्रैक्टिकली सोच के करोगे तो ये और ज्यादा आसान लगेगा। 2 बातें कि हर साल के एंड पे आपने ये सोचना है कि जो टोटल पेमेंट की है उसमें एडवांस है तो प्रीपेड लिख दो, और अगर टोटल पेमेंट शॉर्ट है, शॉर्ट से मुराद है कि पूरे साल की पेमेंट्स नहीं हुई, तो जितनी पेमेंट्स नहीं हुई वो अक्रूड में लिख दो। बाकी तो आप क्यूएम पास करके आए हो, तो ये चीजें तो आपको कि इतना रेंट इंक्रीज हो गया, इतना कम हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपसे वो ये पूछे सवाल के अंदर, अगला सवाल देखते हैं। अगली रिक्वायरमेंट हम खुद अज्यूम करते हैं, ये पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको वैसे कह देता हूँ। वो कहता है जनाब मुझे ना हर साल बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितनी अमाउंट जाएगी। जैनब का सवाल है कि सर 0.726 क्यों ऐड किया। जैनब बेटे, अब आपने जो लास्ट किस्त पे की है, ये जरा गौर कर लें, जो लास्ट किस्त पे की है वो 1 नवंबर को की थी, और ये एक्सपायर हो गए पैसे आपके 31 जनवरी 2020 को। उसके बाद आपकी एक किस्त ड्यू थी 1/2/2020 को, आपने पे करने थे 0.726 3 महीनों के लिए, ये भी पे नहीं हुए, नॉट पेड। आगे आपने पे किए ही नहीं, और ये 3 महीने खत्म हो जाने थे 1 मई 2020 को। फिर आपने 0.726 पे करने थे, ये भी पे नहीं किए। लेकिन ये जो पे करने थे इसमें हमारे 1 मई और यानी मई और जून का महीना आता है, क्योंकि एक तो हम एडवांस पे करते होते थे। तो हम देखेंगे कि 2020 के साल के कितने महीनों का रेंट अनपेड है। 1 फेब के बाद आपने रेंट पे नहीं किया, तो 1 फेब से लेकर 30 जून तक हमारे 5 महीनों का रेंट अनपेड है। 3 महीनों का ये अनपेड है, और इन 3 महीनों में 2 महीनों का हमारा अनपेड है, जो हमने फाइंड किया था 0.484। ये टोटल रेंट हमारा अनपेड है, 5 महीनों का रेंट बनता है, या पूरे साल के रेंट को 12 पे डिवाइड कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा अनपेड बन गया। बाकी ये 2.816 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आया। अब आगे चलते हैं। अगर वो क्वेश्चन के अंदर हमसे सिर्फ इतना पूछे या कह दे कि बताओ जनाब इस साल में हर साल के एक्सपेंस बता दो, या वो हमें ये कह दे कि मुझे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट बना दो, तो हम हैरत ज़दा एंटरप्राइज है, हम लिखेंगे जनाब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, आपने पूरा लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2018, 2019 और 2020। अदर एक्सपेंस में रेंट के नाम से हमारे एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, जो अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप चार्ज कर रहे हो ना हर साल, वो अमाउंट आपकी
स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की होती है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो पहला साल 1.6 एक्सपेंस में गया, दूसरा मेरे ख्याल में 2.56, दूसरा साल 2.56 और तीसरा साल 2.816। ये हमारे तीनों सालों का स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट आ गया। या दूसरे लफ्जों में 2018 में रेंट एक्सपेंस है 1.6, 2019 में है 2.56 और 2020 में है 2.816। अगर वो हमसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट मांगता है तो हम हैरत ज़दा एंटरप्राइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसका एक्सट्रैक्ट, फिर हम लिखेंगे एज एट 30th जून 2018, 2019 और 2020। हमने ये देखना है कि हमारे पास एडवांस में पेमेंट है तो एसेट और अनपेड है तो लायबिलिटी। तो हम दो हेडिंग बनाएंगे, करंट एसेट्स की और करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में हमारा है प्रीपेड रेंट और एक्रूड रेंट या रेंट पेबल। 2018 के साल के अंदर हमने एडवांस पेमेंट की हुई थी। 2018 के साल के अंदर हमने एडवांस पे किया हुआ था। ये कैरिड ऑन जो होते हैं ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की चीजें होती हैं। 0.2 मिलियन आपने एडवांस पे किया हुआ था तो वो आपके करंट एसेट में आ जाएगा 0.2 मिलियन। 2019 में भी आपने एडवांस पेमेंट की हुई थी 2.88, लेकिन 2020 में एडवांस नहीं की थी बल्कि 5 महीनों का पेबल था। आपकी लायबिलिटी थी 1.21, खत्म। ये बन गया एक्सट्रैक्ट हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसकी प्रैक्टिस तो कभी खत्म नहीं होगी, तो टेस्टों में या आगे जाकर मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर ये कवर होता रहेगा। और FR 1 में जब आप पढ़ोगे नेक्स्ट तो वहां पर तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है मेरे भाई। अब एक क्वेश्चन ये पेपर में आया हुआ है एडजस्टिंग एंट्रीज का, क्योंकि अभी आप लोगों ने एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं पढ़ी, इसलिए इसको अभी कोई करना चाहे तो कर ले, अदरवाइज इसको अभी एडजस्टिंग एंट्रीज को अभी नहीं करना, क्योंकि पहले आपको फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे। तो उस एडजस्टमेंट में ये आपको एडजस्टिंग एंट्रीज सिखाएंगे सबकी। ठीक होगी बात। एक बात याद रखें, 3 तरह की एंट्रीज होती हैं। एक हम जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, एक होती है जर्नल एंट्रीज, वो नॉर्मल साल की जो ट्रांजैक्शन होती है उसे हम कहते हैं जर्नल एंट्री। एक होती है एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री का मतलब ये होता है कि उस जो आपने नॉर्मल एंट्री पास की है क्या उसकी कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है, तो वो एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। और एक होती है क्लोजिंग एंट्री। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर फिजिकल क्लासेस का टाइम टेबल वही सेम है, अकाउंटिंग का टाइम सेम है, अकाउंटिंग का टाइम सेम है, बाकी टाइम टेबल आपको शेयर हो जाएगा। ठीक है जनाब। अब जरा एक शख्स की कुछ डिमांड है कि मैं एंट्री बता दूं। और कुछ लोगों का
मैसेज ये भी है कि सर जब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हों कि दोनों क्लासेस एक ही टाइम पर कर लें। बहुत मुश्किल होता है बेटा दोनों क्लासेस एक टाइम पर करना। प्रॉब्लम ये होता है कि थकावट सी हो जाती है, लेकिन ये आप परेशानी न लें, फिजिकल क्लासेस में आप और ज्यादा अच्छे तरीके से करोगे काम इंशाल्लाह। अब इस क्वेश्चन में आ जाए जरा एंट्रीज की। अगर हम बात करें बेसिक्स की एंट्रीज की बात कर लेते हैं। अब जरा गौर फरमाए, जिस दिन आप पेमेंट करते हो ना, क्या एंट्री पास करते हो भला? रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। ये किस दिन की पेमेंट है? जिस जिस दिन आपने पेमेंट की। जब भी पे करोगे रेंट, आप रेंट डेबिट कैश क्रेडिट करोगे। ये है आपकी जर्नल एंट्री। ठीक हो गया। अब एक आप एंट्री पास करोगे, इसके कैरीड ऑन की भी एंट्री पास होती है। इसके कैरीड ऑन की भी आपकी एक एंट्री पास होती है। वो एडजस्टिंग एंट्री होती है, वो जर्नल एंट्री नहीं होती। वो हम एडजस्टिंग एंट्री में ये देखते हैं कि इस साल क्या कोई एडवांस पे किया है रेंट। अगर आपने जो पेमेंट ऑलरेडी कर चुके हो, आप अपना कैश क्रेडिट कर चुके हो, उसमें अगर कोई आपने एडवांस पे कर दिया तो उसकी एंट्री आप पास करोगे। फिर प्रीपेड रेंट डेबिट रेंट क्रेडिट। जब भी ये है एडजस्टिंग एंट्री, ये जर्नल एंट्री नहीं है, ये है एडजस्टिंग एंट्री कि जो आपने पहले पे कर दिया उसमें से प्रीपेड कितना है वो रेंट क्रेडिट कर देते हो। इसको हम कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री, और ये जाकर हम एडजस्टमेंट में पढ़ेंगे भी सही। ठीक हो गया। फिर एक एंट्री पास होती है कि जो आप रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर रहे होते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है एक्सपेंस में, रेंट उस नाम से क्रेडिट हो जाता है। इसे हम कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। तो एक बात याद रखें, जर्नल एंट्री तो होती वही है जो हमारे कैश पे कर रहे होंगे। नहीं पे करेंगे तो नई एंट्री पास करेंगे, अगर कैश पे करेंगे तो रेंट टू कैश। सिर्फ ये एडजस्टिंग एंट्री चेंज होती रहेगी बस। अगर प्रीपेड हो तो प्रीपेड रेंट डेबिट रेंट क्रेडिट, और अगर एक्रूड हो तो एंट्री होगी रेंट डेबिट रेंट पेबल क्रेडिट या एक्रूड रेंट क्रेडिट। ये एंट्री एडजस्टिंग बनती है, ये एडजस्टिंग एंट्री बनती है जो रेंट हमारा पेबल होता है उसकी एंट्री है। ये एडवांस रेंट की एंट्री है, जितना प्रीपेड होगा उसकी ये एंट्री पास करेंगे, क्योंकि हम प्रीपेड को दिखाना है कि हमारा एसेट है और यहां पर हमने अपना रेंट पेबल को दिखाना। ठीक है जनाब। तो आज के लिए बस आप इतना ही, क्योंकि कल इंशाल्लाह हम सीखेंगे। कल तो मंडे को क्लास होगी इंशाल्लाह फिजिकल, ठीक है, लेकिन हमारी आज दूसरी क्लास होनी है, उसमें हम IAS 16 इंशाल्लाह सीखेंगे। IAS 16 मतलब हमने सीखने वाला काम कर लिया है, अब हमारा कॉन्सेप्ट वाला काम होगा, वो इंशाल्लाह हम फिजिकल क्लासेस में करेंगे। आज हम WDV की बेहतर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, आज आपके पास चाय पीने का नाश्ता करने का काफी टाइम है। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।